गुजरात में छिड़ चुका है सियासी घमासान। जैसे जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है, सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मोदी जी ने इनको इतना तंग किया है, ये शांत नहीं हो सकते हैं। और जो कर रहा है उसको सवाल पूछिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। राजनीति की बिसात पर शह और मात देने के लिए बाजियां चली जा रही हैं। नेताओं के जुबानी तीरों ने सियासत में उबाल ला दिया है। पूरा गुजरात राजनीति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इसे 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जब पूरा गुजरात सियासत के रंग में रंगा हुआ है, न्यूज नेशन की टीम लोगों की नब्ज टटोलने और सूबे का हाल दिल जानने निकली। हमने नेताओं की बजाय आम लोगों से पूछा, केम छो। न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पहुंची सौराष्ट्र यानी कि समंदर किनारे बसे व्यापारिक शहर राजकोट में। जिस शहर में हुई महात्मा गांधी की स्कूली पढ़ाई, जिस शहर से चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने विजय रूपानी, आ विधानसभा चुनाव में शू छे राजकोट नु मूड। सौराष्ट्र का ये सबसे बड़ा जिला क्या मांग करता है अपने पीएम और सीएम से? हम आ गए हैं जानने, केम छो राजकोट। इमिटेशन ज्वेलरी का नाम लिए बिना राजकोट अधूरा है, क्योंकि इस शहर को इमिटेशन ज्वेलरी का हब माना जाता है। यहाँ महिलाओं के सजने संवरने के लिए हर तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है। ये कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए का है। बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। बड़ी तादाद में महिलाओं को इस इंडस्ट्री के जरिए रोजगार मिलता है। गुजरात चुनाव के रंगों की बात हो रही है और जहां तक बात है राजकोट की, राजकोट कहवाए छे रंगीलू राजकोट। जो खूबसूरत रंग बिरंगी ज्वेलरी आप तक पहुंचती है, इमिटेशन ज्वेलरी, उसका हब माना जाता है राजकोट। करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार है इमिटेशन ज्वेलरी का। और एक बहुत खास बात जो आज बड़ी बड़ी सरकारों के सामने मुद्दा चुनौती बना हुआ है, रोजगार का मुद्दा। 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री, और वो लोग जो ज्यादा अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार यही इंडस्ट्री देती है। यहां का जो माल है वो बनकर देश के अलग अलग हिस्सों में तो जाता ही है, गल्फ तक, बांग्लादेश तक, अफगानिस्तान तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये इंडस्ट्री जो है ये गुरु उद्योग है। ये घर घर में बनती है, महिलाओं को ज़्यादा पैमाने में रोजगारी देती है, क्योंकि ये घर में ही इसका कोई मशीनरी नहीं होता है, कि कोई बड़े बड़े मशीन नहीं होता है, इसके अंदर कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसके अंदर बिजली की बहुत कम खपत होती है और ये हाथ से ही होता है। सरकार से क्या डिमांड है इस इंडस्ट्री की? नोटबंदी और जीएसटी के बाद कारोबार पर प्रभाव कितना पड़ा है? और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो ये विजय रूपानी से क्या चाहते हैं? विजय भाई रूपानी ने हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत हमको मतलब नीचे स्लेब में ले जाने के लिए उसने काफ़ी काम किया है। और आगे अभी जो है, क्योंकि जो सभी इंडस्ट्री अभी मंदा है, तो वही हमको भी अभी लग रहा है कि हमारे इंडस्ट्री में भी मंदा है। हमारे यहाँ राजकोट में पूरी ज्वेलरी बनती है, सर से लेकर पाँव तक की आइटमें बनती है और लेडीज़ लोग काम करते हैं गांव-गांव में। करीबन 1 से 1.5 लाख घर बार भी इसके अंदर काम करते हैं। लेडीज़ लोग घर पे काम करती है और छोटे छोटे गांव में माल बनता है। कि ज्वेलरी जो है हमारी हैंडमेड ज्वेलरी है। इसमें हमारे यहाँ लेडीज़ राजकोट से तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया में सब लेडीज़ वर्क करने ले जाती है, और जो लेडीज़ कहीं और काम नहीं कर पाती उसको इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन के जो काम होते हैं उससे रोज़गार मिलता है। और काफ़ी ऐसी लेडीज़ है कि जो कहीं पढ़ी लिखी नहीं है और कहीं पे काम नहीं कर सकती, उसको रोज़गार हमारी इमिटेशन ज्वेलरी देती। कम से कम 2.5 लाख के तकरीबन लेडीज इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, व्यापारी यहाँ पर पहुँचते हैं, ज्वेलरी यहाँ से खरीदते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। राजकोट अपने आप में कैसे सक्षम बन पाए? सरकार से आप क्या चाहते हैं? सर, आपने बोला कि एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट की वर्ड में यूज़ करूँ तो इनडायरेक्टली राजकोट का ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है वो खूब प्रमाण में आती जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन के हिसाब से ये लोग नहीं डायरेक्ट कर पाते, एक्सपोर्ट कर पाते। तो हमें ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा और सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन के से जुड़े हुए सेमिनार्स रखने पड़ेंगे। राजकोट ऐसा एक इंडस्ट्रियल है, एक हब बना हुआ है। कोई भी आइटम ले लो, गोल्ड ज्वेलरी ले लो, सिल्वर ले लो, इसमें से इमिटेशन ज्वेलरी कोई भी आइटम में प्रोडक्शन में कोई इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं सब लोग। और ये दूसरा जो भी कोई भी इंडस्ट्री है पूरी मार्केट में, पूरे इंडिया में उसकी सप्लाई रहती है और रेंज और सस्ते रेंज में माल सप्लाई करते हैं।
राजकोट में बनी इमिटेशन ज्वेलरी पूरे भारत में सप्लाई होती है, जबकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लेकर गल्फ तक इस ज्वेलरी की भारी डिमांड है। बेहद खूबसूरत और किफायती इमिटेशन ज्वेलरी जो आप पहनती हैं, वो बनती कैसे है, वो बनती कहां पर है? अच्छा, ये जो ज्वेलरी है, ये जो एक नेकलेस बनाने में कम से कम 6 से 7 घर में काम होता है। ये पहले इसकी डिज़ाइन बनती है, फिर उसका जॉइंटिंग होता है, फिर शोल्डरिंग होता है, फिर इसके ऊपर मीनाकारी काम होता है, फिर इसके अंदर कोई घुंघरू वगैरह कोई लटकन लगाने का काम होता है, फिर इसमें गोल्ड पॉलिश होता है, फिर इसके अंदर मीना होता है, फिर इसके ऊपर पैकिंग होता है। तो ऐसे कम से कम 7-8 घरों में जब जाता है तब जाके ये एक नेकलेस तैयार होता है। ये जो चीज़ है ये अपने आप में गोल्ड को टक्कर दे सकती है, गोल्ड को मात दे सकती है। और ये इसके लिए इतना कुछ खर्चा भी नहीं है। 50-100 रुपये 150 रुपये में तो पूरा इमिटेशन ज्वेलरी का वो पूरा A to Z आ जाएगा। समझ लो ये माथे का टिक्का है, ये माथे का टिक्का वो भी समझ लो 50-75 रुपये में पड़ गया। फिर ये आ गई नोज पिन, तो ये नोज पिन 10 रुपये की नोज पिन आ सकती है, 5 रुपये की, 15 रुपये की नोज पिन आ सकती है। और ये जो है वो बुट्टी है, ये बुट्टी ये मटेरियल फिटिंग करके हम ये ब्रास के मटेरियल होते हैं, तांबे से बनी होती है ज्वेलरी होती है, वो इसी से पूरी बनी होती है। उसके ऊपर एक प्लेटिंग किया जा सकता है। इमिटेशन ज्वेलरी दिखने में जितनी सुंदर और रंगीन दिखती है, उसे बनाने का काम उतना ही महीन, बारीक और चुनौतियों से भरा हुआ है। बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार देता है ये सेक्टर। केम छो ममता बहन? मजामा। कितने वक्त से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह का ये काम है? वैसे पिछले 5 साल से कर रही हूँ, यहाँ पर 2-2.5 साल हो गए मुझे। और बहुत हार्ड वर्क होता है, ये बहुत बारीक काम होता है, सब बीड़ना वगैरह, कास्टिंग चेक करना वगैरह सब काम होता है। मेरे साथ साथ यहाँ कई सारी महिला भी काम करती है जो फिटिंग वगैरह काम करती है, वीटी झुम्मर वगैरह सब ऐसा होता है। हमारा हार्ड वर्क होता है, बहुत बारीकी से ये सब पिरोना होता है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 11 जिले हैं, जिनमें अमरेली, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और राजकोट शामिल है। केम छो में जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ रहा था, हम वहां के हालात से रूबरू हो रहे थे। हमें पता चला कि एक वक्त वो भी था जब पूरा सौराष्ट्र पानी की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बतौर सीएम SAUNI यानी कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना के तहत आजी नदी पर डैम बनाकर उस समस्या के समाधान की कोशिश शुरू की। गुजरात का सौराष्ट्र वो इलाका है जो बहुत लंबे वक्त तक पानी की कमी से जूझा है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है आजी नदी, और आजी नदी पर डैम बनाकर सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना यानी कि सौनी योजना की शुरुआत की गई। और उसके बाद दावा किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से कि सौराष्ट्र अब पानी की कमी से नहीं जूझेगा। सौराष्ट्र के लोगों से, राजकोट के लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने महीने साल में उन्हें पीने का पानी मिल पाता है और क्या किसानों की समस्या का समाधान इस योजना के जरिए हो पाया। ये योजना आने से काफी पानी की दिक्कत कम हुई है। और ये नहीं, सरकार कोई भी हो पर काम करनी चाहिए, आम जनता को फायदा मिलना चाहिए। डैम बनने के बाद हालात बेहतर हुए, पीने के पानी की समस्या पहले से कम हुई, लेकिन किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने का अब भी इंतजार है। जो नर्मदा सोन योजना जो आगे लगाई है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसानों ने जो नर्मदा की केनाल है उसमें जो गड्ढा होता है वो बना के पानी लेने की जो चोरी करते हैं, यहाँ वो नौबत आ गई है। गुजरात के किसानों को पानी नहीं मिलता, 24 कलाक बिजली नहीं मिलती। इस नौबत ऐसी आ गई है गुजरात के अंदर और सौराष्ट्र राजकोट के अंदर के किसानों को पानी की भी चोरी करनी पड़ती। तो डैम बनने से फायदा क्या हुआ? डैम बनने से फायदा तो है राजकोट की पब्लिक को, लेकिन इतना फायदा नहीं है कि जो होना चाहिए। ये डैम जो भरा है वो 3 फुट भरा था उस लोगों ने सौनी योजना में, बाकी तो कुदरत ने बारिश के हिसाब से फुल ओवरफ्लो हो गया। और अभी भी राजकोट में कहीं वार्ड है कि उस टैंकर से पानी दिया जा रहा है और 10-15 मिनट ही पानी मिल रहा है। चलते चलते हमारा कारवां गैबन शाह पीर की दरगाह पर पहुंचा, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी इनके दर पर सिर नवाते हैं। हम मौजूद हैं गुजरात की राजकोट में, और गुजरात चुनाव के रंगों की अगर बात हो रही है तो बात जरूर होगी धार्मिक एकता के रंग की भी। और धार्मिक एकता के रंग की जीती जागती मिसाल है गैबन शाह पीर की ये दरगाह, जहां पिछले 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से हर धर्म का शख्स, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, यहां आता है और सर झुकाता है। यहाँ पे बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है,
हर मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ किसी के मज़हब का कोई भेदभाव है नहीं और न किसी को हम धर्म में बांटते। गुजरात में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या लोग जातियों और धर्मों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे या लोग विकास के मुद्दे को ध्यान में रख रहे हैं? विकास के मुद्दे को, जाति धर्म है नहीं, हम तो सबके साथ काम करते। हिंदू मुस्लिम में हम कोई अलगता समझते नहीं है। क्या गुजरात धर्म या जाति के नाम पर बंटकर वोटिंग करेगा? नहीं, ऐसे तो धर्म, सभी धर्म एक ही है, वोटिंग तो सब ऐसे ही करेंगे ना। डायरो यानी गुजराती लोक संगीत कार्यक्रम के बिना राजकोट की संस्कृति अधूरी है। इसके माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है। जब लोक कहानियां, दोहे और छंद को गीतों में ढालकर गाया जाता है तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। डायरो सौराष्ट्रनी संस्कृति अने डायरो जोड़ाયેલા છે। ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। डायरो यानी कि एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां पर लोक कहानियां, दोहे और छंद संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ये संगीत ऐसा है जो आपको मंत्रमुग्ध करने की ताकत रखता है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं रामलीला फिल्म का सुप्रसिद्ध गीत है, गुजराती लोकगीत है जो अक्सर डायरो खास कार्यक्रम में गाया जाता है। क्या खास है इस कार्यक्रम में जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है और काठियावाड़ की संस्कृति के साथ जोड़ लेता है? डायरा यहाँ गुजरात का और सौराष्ट्र काठियावाड़ का ऐसी चीज़ है। डायरा है ना, जो हमारी भारतीय की नहीं, मतलब कि ये गुजरात सौराष्ट्र काठियावाड़ की संस्कृति है डायरा। ये जो अब तो ये डायरा की अमुक कोई चीज़ें अब तो हिंदी फिल्म वाले भी ले जाने लगे हैं। डायरों पर आजकल गुजरात चुनाव की खुमारी छाई हुई है। लोक कलाकार सियासत में वैमनस्य का विरोध अपने तरीके से कर रहे हैं। जयंतीभाई पटेल से हमने ये तो जान लिया कि डायरो का अर्थ क्या होता है, लेकिन गुजरात में चुनावी मौसम है तो इनसे जानना चाहते हैं कि गुजरात के नेताओं पर या गुजरात की राजनीति पर इनके पास कुछ है। ए खम गुजराती हमारी लागे हमने प्राण प्यारी छे आखा विश्व मान्यारी ए आवी गुजरात हमारी रण नदियों ने जंगल जाड़वा पर्वत ने पहाड़ ए घुघव तो समंदर हमी हांजे अने हावज देता दहाड़ प्रकृति ना वैभव वाड़ी ए आवी गुजरात हमारी ए प्रकृति ना वैभव वाड़ी आवी गुजरात हमारी अड़ीखम गुजरात हमारी लागे हमने प्राण प्यारी। गुजरात के किसी शहर जाएं और खाने पीने यानी कि गुजराती खाने की बात ना हो तो भला कैसे हो सकता है, और काठियावाड़ी खाने का तो कहना ही क्या, इसे सौराष्ट्र की पहचान माना जाता है। जब हमारी टीम एक रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां एक से बढ़कर एक लजीज जायके ने कैमरे का रुख मोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र में हम मौजूद हैं और सौराष्ट्र को काठियावाड़ रीजन भी कहते हैं। काठियावाड़ में आप हों और काठियावाड़ी खाने का आप स्वाद ना चखें तो गुजरात की यात्रा अधूरी रह जाएगी। गुजरात चुनावों के रंगों के बीच एक रंग है काठियावाड़ी खाने का। आइए आपका परिचय करवाते हैं काठियावाड़ी खाने से और जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग काठियावाड़ी खाने की तरफ खिंचे चले आते हैं। काठियावाड़ी खाने की हम बात कर रहे हैं और काठियावाड़ी खाना जैसे ही सामने आता है मन करता है कि उसे टेस्ट कर लें। ये है काठियावाड़ी खाना और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान भाई जो हमें बताएंगे कि काठियावाड़ी खाना कैसे बनता है, इसकी विशेषता क्या है। केम छो रिजवान भाई? बस काठियावाड़ी लोगों की यही खासियत है कि वो हर बार मजा में ही रहते, मजा माजू। खाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। काठियावाड़ी खाना जो है वो हर जगह फेमस है, कैसे ये बनता है और इसमें ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आते हैं? ये काठियावाड़ी खाना अलग से होता है। जैसे आप देखो तो ये थोड़ा थोड़ा स्वीट रहता है,
के बाहर के खाने से, यानी आप गुजरात की तरफ भी जाओ तो भी आपको यहाँ पे खाने से अलग ही खाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्वीट का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे आपको हर खाने में थोड़ा सा स्वीट तो मिलेगा। यानी कि काठियावाड़ रीजन के खाने का टेस्ट अलग है, बाकी के गुजरात के खाने का टेस्ट अलग है। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे खास बात क्या है काठियावाड़ के खाने में, सबसे स्पेशल डिश कौन सी है। ओके, हमारे यहाँ सबसे स्पेशल डिश है ये हम लोग गुजराती में बोलते हैं दही तिखारी, यानी दही को फ्राई किया तड़का देते, उसे बोलते हैं हम लोग दही तिखारी। ये हमारे यहाँ सबसे स्पेशल है। खाने की टेबल पर हमारी टीम को युवाओं की एक टीम मिली जिन्होंने खाने के साथ साथ चुनावी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और काठियावाड़ी खाना आप यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है इस खाने की। हाँ, मेरा नाम कविता है और इस खाने की स्पेशलिटी है, सबसे ज्यादा अच्छी है दही करी, जो मुझे खट्टे के साथ मीठा पसंद है। तो खट्टे के साथ मीठा पसंद है, कई फैसले भी सरकारों ने लिए हैं, कुछ ऐसी खट्टे मीठे फैसले हैं। गुजरात चुनाव की बात करें, मुद्दे क्या हैं आपके। गुजरात चुनाव के लिए तो आजकल तो विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास तो होना ही है। जब 21st सेंचुरी में आप हैं तो आगे आगे तो जाएंगे ही, लेकिन जिस वेग से जाना चाहिए उस वेग से अभी नहीं हो रहा है। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन एक चीज़ है मेरे माइंड में कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा फीस जो ली जाती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। भारत को एक ऊंची उड़ान दी है वो नरेंद्र मोदी ने दी है, क्योंकि आज पहले समझते थे कि भारत है तो ठीक है, लेकिन आज वर्ल्ड के कहीं भी कंट्री में जाए तो हमारे देश का नाम किसी ने आगे बढ़ाया तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनावी भागदौड़, सियासी मुद्दे, लोक संगीत और गुजराती खान पान के बाद हमारी टीम राजकोट शहर के गोंडल में आयोजित श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन के लिए पहुंची। इस कार्यक्रम की अद्भुत छटा ऐसी थी कि कोई भी यहाँ खिंचा चला आए। यहाँ गरबे पर बच्चे, महिला, जवान और बड़े बुजुर्ग सब थिरकते नजर आए। भारत के कई हिस्सों में जिस तरह से आप माता के जागरण और चौकियां देखते हैं, ठीक उसी तरह से गुजरात के सौराष्ट्र की ये खासियत है श्रीनाथ जी की झांकी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति उनके भजनों के द्वारा और नृत्य के द्वारा। भजन आप सुन रहे हैं और गुजरात में नृत्य यानी कि गरबा, आप भी आनंद लीजिए श्रीनाथ जी की झांकी का। श्रीनाथ जी की झांकी को सौराष्ट्र की पहचान माना जाता है। यहाँ आयोजक भी चुनावी रंग में रंगे दिखे। देखिए, विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ी जा रही है भाजपा की ओर से, तो लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पिछले बीजेपी के शासन में विकास तो हुआ ही है। कांग्रेस वाले लोग पागल विकास बोलते, गांडा विकास बोलते, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट होने का चांस नहीं है। गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 जिले की 89 सीटों पर 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, तो 14 जिलों की 93 सीटों पर 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। सौराष्ट्र के सभी जिलों में 9 दिसंबर को ही वोट डाले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, राजकोट।